वेरी गुड मॉर्निंग। देखता हूँ सभी लोग तो दिख रहे हो। पुष्पेंद्र, दीपक, रवि, अर्चना, सुरजीत, ठाकुर, राजीव, संजय, अभिषेक, जाटव, रजनीश, संकल्प, ज्ञानेंद्र, आनंद, प्रशांत, परमजीत, नवीन, दीपक, अलीशा खान, महावीर प्रताप, विनीत, युवराज चौधरी। चलो, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। कल का टॉपिक क्या था, कहाँ पे छोड़ा था मैंने? गजेंद्र, अजय कुमार, गौतम, विनीत। कल का टॉपिक कहाँ पे छोड़ा था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस का मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा बताया था, जितना मुझे याद है। पंकज रावत, गुड मॉर्निंग। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। Just a minute. सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में लिखो। पहले कुछ लिखवाते हैं, फिर आपको बताते हैं। लिखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर की स्वतंत्र एवं मौलिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि पूर्व के प्रवाह सिद्धांतों एवं नवीनतम सिद्धांत पूर्व के सिद्धांतों एवं नवीनतम अन्वेषणों पर आधारित एक परिसंशोधित मत है। परिसंशोधित मत है जिसे 1915 में प्रकाशित किया गया, 1912 में प्रतिपादित, 1915 में प्रकाशित, 1924 में
इंग्लिश ट्रांसलेशन बताया था आपको, कल ही किया गया। लिखो, यह मत, विग्नर का यह मत भूगर्भ शास्त्र के पूर्व की, विग्नर के पूर्व की, भूगर्भ शास्त्र के पूर्व की सभी सिद्धांतों का विरोधी सिद्धांत है। विरोधी सिद्धांत है क्योंकि विग्नर के पूर्व भूपर्पटी को, क्योंकि विग्नर के पूर्व भूपर्पटी को स्थैतिक, पर्वतों को पृथ्वी की झुर्रियां, रिंकल्स ऑन द अर्थ, महासागरों को विशाल क्रेटर, ज्वालामुखीय क्रेटर, तथा महाद्वीपों को शील्ड माना गया। महाद्वीपों को शील्ड माना गया। महाद्वीपों को शील्ड माना गया। इन्हें नॉन ड्रिफ्टर अथवा कॉन्ट्रैक्शनिस्ट कहा जाता है। इन्हें नॉन ड्रिफ्टर अथवा संकुचनवादी मत के समर्थक माने जाते हैं ये लोग। तो इन्हें संकुचनवादी सैद्धांतिक माना जाता है। ये संकुचनवादी सैद्धांतिक थे जिन्होंने पृथ्वी को स्टैटिक माना, भूपर्पटी को प्रक्रियाओं से रहित एवं नियत माना। जबकि ऐसा नहीं है। विग्नर ने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी क्यों होता है, भूकंप क्यों होता है, महाद्वीपों में गति है, महासागर कैसे बनते हैं, कैसे उनकी आकृति परिवर्तित हो रही है। तो विग्नर भूगर्भ शास्त्री न होते हुए भी भूगर्भ शास्त्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। इस अर्थ में विग्नर के सिद्धांत को एक रेबेलियन माना जाता है। रेबेलियन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। जो पूर्व के सिद्धांत थे उनके विरुद्ध में विग्नर ने एक बिल्कुल नई बात कह दी। तो विग्नर के सिद्धांत को माना जाता है कि यह एक विरोधाभासी सिद्धांत था, यह एक रेबेलियन था, एक क्या बोलते हैं उसको, एक रिवोल्यूशनाइज करने वाला सिद्धांत था। ये भी कहा जाता है कि विग्नर के पूर्व का भूगर्भ शास्त्र और विग्नर के बाद का भूगर्भ शास्त्र दोनों की धारा ही बिल्कुल बदल गई। हालांकि विग्नर के अपने जीवन काल में कभी उनके मत को मान्यता नहीं मिल पाई है, और विग्नर के मृत्यु के बाद, मृत्यु के 30 साल बाद, 35 साल बाद महाद्वीपीय विस्थापन एक नए रूप में स्थापित हुआ, जिसे हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। तो विग्नर का संघर्ष अपने जीवन काल में भी रहा और उनके मृत्यु परांत भी वो डिबेट लगातार जारी रहा, और अंत में विग्नर ही सत्यापित हुए। हालांकि विग्नर जिस रूप में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे थे वो रूप, वो प्रारूप सही नहीं था, लेकिन फिर भी जो उनकी बातें थी, जो उनका विश्वास था, जो उनका एडवोकेसी था, जो उनके प्रमाण थे, वो सब आज भी उतने ही साइंटिफिक हैं, उतने ही जीवित हैं। और विग्नर नहीं होते तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत की नींव भी नहीं रखी जाती। इसलिए विग्नर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रिल्यूड, प्रस्तावना टू प्लेट टेक्टोनिक्स भी कहते हैं। अब आगे लिखो। पहला व्यक्ति है जो कि बात कर रहा है कि पर्वत रिंकल्स नहीं है। पहले लोग मानते थे कि सेव सूख जाएगा तो उस पर कैसे, सेव सूखने के बाद उस पर रिंकल्स आता है, वैसे ही पर्वत बन गए हैं। ज्वालामुखी का क्रेटर है जो समुद्र बन गया पानी भरने से। ज्वालामुखी से जो मलबा बाहर की ओर निकला है
उस मलबा को हम शील्ड मानेंगे। उसी मलबा को शील्ड माना, शील्ड को ही कॉन्टिनेंट बता दिया पहले के लोग, जैसे चैम्बरलिन थे, स्कॉट थे, डेवी थे, इस तरह के जो बड़े बड़े विद्वान। चैम्बरलिन ने तो 19 वॉल्यूम में लिखा है अपने पूरे भूगर्भ शास्त्र के इतिहास को। अब आप सोचो कि वेगनर ने उन सारी बातों को ही हटा दिया, चैलेंज कर दिया और बिल्कुल नया मत प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चैम्बरलिन का और स्कॉट का जो इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम भूगर्भ शास्त्र में लिखा हुआ है, उसकी क्या हालत होगी। Wegener was more an advocate than a scientist। यूपीएससी में अब इस तरह के प्रश्न आएंगे कोटेशन से। Wegener was more an advocate than a scientist। Wegener एक वैज्ञानिक नहीं थे, Wegener एक एडवोकेट की तरह काम कर रहे थे। एडवोकेट क्या करता है? प्रमाणों को लाता है, जज के सामने, दुनिया के सामने पटकता है, देखो ये रहा मेरा प्रमाण, ये रहा मेरा प्रमाण। वो थ्योरी बिल्डिंग में नहीं लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं प्रमाणों को इकट्ठा करने में। इसीलिए वो एडवोकेट कहे जाते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के। क्योंकि दूसरा कारण है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस पहले भी तो था, ग्रिफिथ एंड टेलर का भी तो है, एंटोनियो पेलेग्रिनी का भी तो है। तो मैंने तो पूरा बैकग्राउंड आपको बताया हुआ है कि ये जो सिद्धांत है ये पहले से ही एग्जिस्ट करता है। वेगनर की कोई नवीन संकल्पना नहीं है। वेगनर शैल बी क्रेडिटेड फॉर providing the scientific and corroborated evidences। जो सबसे प्रामाणिक और वैज्ञानिक जो क्या बोलते हैं, प्रमाण जो इन्होंने दिए, इसके कारण वेगनर को कहा जाता है कि इन्होंने फुल फ्लेजेड हाइपोथेसिस दिया। और इन्होंने पूरे जियोलॉजिकल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की है। और कार्बोनिफेरस टाइम, जहां पे पैंजिया का एग्जिस्टेंस इन्होंने माना है, तो कार्बोनिफेरस टाइम से यानी कि लगभग 300 मिलियन वर्ष से लेकर के आज तक के पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास और सभी भूगर्भिक घटनाओं को इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है अपने सिद्धांत में। बहुत सारी त्रुटियां रह गई, क्योंकि एक तो ये भूगर्भ शास्त्री नहीं थे, दूसरा वेगनर का साइंस में तो कोई बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है ना, कि भूगर्भ शास्त्र और खनिज विज्ञान और जो पृथ्वी के आंतरिक जियो फिजिकल प्रोसेसेस क्या हो रहे हैं उसके विषय में इनको बहुत ज्ञान नहीं है। बाद में जो भूगर्भ शास्त्री हैं जैसे कि ऑर्थर होम्स हैं, उन्होंने कन्वेक्शन करंट सिद्धांत दिया, तो इन्होंने तुरंत उस कन्वेक्शन करंट सिद्धांत को अपना लिया है। और उन्होंने लिखा है कि कन्वेक्शन करंट्स आर द मोस्ट प्लॉजिबल मैकेनिज्म और द ड्राइविंग मैकेनिज्म फॉर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय विस्थापन के लिए सबसे जो प्लॉजिबल मैकेनिज्म, जो सबसे संभव क्रियाविधि लग रही है, वो संवहनीय धाराएं हैं। संवहनीय धाराएं आप लोग पढ़ चुके हो। तो इनको कोई संवहनीय धारा का ज्ञान या इस तरह का नॉलेज नहीं है। इन्होंने पूरा क्लाइमेटिक स्टडी किया है। फिर क्लाइमेटिक स्टडी करते करते इन्होंने फॉसिल्स का स्टडी किया है। फॉसिल्स का स्टडी करते करते इन्होंने जियो स्ट्रक्चर का भी स्टडी किया है। थोड़ा बहुत जियोलॉजी का स्ट्रक्चर किया है, लेकिन वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर का नहीं किया है। इन्होंने अनुमान लगाया है कि यह पर्वत इस तट पर है और वहां भी वही पर्वत है, तो जरूर दोनों पर्वत एक होगा। इन्होंने रॉक के स्टडीज को, तट की आकारिकी को नहीं पढ़ा है। इन्होंने तट की आकारिकी को तो एक्सटर्नली देखा है, बाह्य रूप से देखा है तट की आकारिकी को, कि जिग्स ऑफ फिट है, दोनों में साम्यता तट में दिख रही है। ये कभी अंदर जाकर के बैथीमेट्रिक स्टडी इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने आइसोबाथ का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने बस अनुमान लगाया है। जो भूगर्भ शास्त्र के प्रमाण इन्होंने दिए हैं उसमें ज्यादातर अनुमान है, लेकिन जो फॉसिल एविडेंसेस हैं वहां वेगनर बहुत स्ट्रांग है। जो जीवाश्म संबंधी और जहां पर पैलियो क्लाइमेटिक, जो पूरा जलवायु एविडेंस है, वहां भी वेगनर बहुत ही स्ट्रांग नजर आते हैं। हम लोग विवेचना कर रहे हैं इनकी, आज इनके सिद्धांत के काफी अंदर जाएंगे। पहले आपको समझा देते हैं कि इन्होंने क्या मत लिया है और क्या इनका विचार था। तो ये सबसे अच्छा तो रहेगा कि आपको एक हम वेगनर का, हमारे पास कल ही मैंने यूज किया था देखो ये पैंजिया का एक डायग्राम ले लेते हैं। आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा ले लिया और एक ये भी ले लेते हैं, तीसरा।
वैसे तो हमने कुछ कार्टून भी चलो ओके। तो तुमको दिखाते हैं कि वेगनर का मत क्या है। देखो इसको ध्यान से, अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे आप लोग, तो ये जो साउथ अमेरिका है ये अफ्रीका में कैसे फिट बैठ रहा है। जो गिनी कोस्ट है वो ब्राज़ील का पार्ट इसमें चला गया, और अंटार्कटिका का भाग, ऑस्ट्रेलिया का भाग, इंडिया देखो यहाँ पे कैसे अंदर में है। अब देखो इनको, ये अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पे कैसे फिट बैठ रहा है अफ्रीका के अंदर में। यहाँ देखो नॉर्थ अमेरिका है। तो ये पैंजिया का स्वरूप कुछ इस तरह से है। पैंजिया को फिट को दिखाने का कोशिश किया गया है। पैंजिया में दो शब्द है, जैसे एक है पैन और दूसरा है जिया। पैन का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे होता है पैन कॉन्टिनेंटल, यानी संपूर्ण अर्थ में है ये, एंटायर। जिया का मतलब है जियो, भू, यानी कॉन्टिनेंट, यानी सभी कॉन्टिनेंट्स का एक संपूर्ण इकाई पैंजिया कहलाएगा। तो ये आप देखो इसमें ध्यान से कि ये सारे कॉन्टिनेंट आपस में फिट नजर आ रहे हैं कि नहीं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की यही कहानी है कि पहले सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, फिर एक करके ये सब ड्रिफ्ट से अलग हुए हैं। तो ड्रिफ्ट के कारण क्या थे, क्रियाविधि क्या थी, ड्रिफ्ट की दिशा क्या थी, इस ड्रिफ्ट के प्रमाण क्या है, पूरा थ्योरी इसी पे आधारित होगा। यहाँ देखो एक ये जो डायग्राम है ये शायद आपको थोड़ा और क्लैरिटी दे दे कि इसमें स्टेजेस है। ये 4 स्टेज में ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस को दिखा रहा है। ये है हमारा पैंजिया स्टेज 1 में। देखो इसको, पैंजिया में यहां देखो ये वही साउथ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये हमारा एंटार्क्टिका है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा यूरेशिया। इस तरह से कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। और ये जो भाग है यहीं पर टेथिस से जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, यहीं पे टेथिस सी का एग्जिस्टेंस है, जो कि बहुत ही शैलो सी है, और बाद में ये ओपन होकर के वाइड हो जाएगा। अब देखो ये है 225 मिलियन ईयर्स एगो, इसको कहते हैं पर्मो कार्बोनीफेरस। ये पर्मो कार्बोनीफेरस पीरियड है, ये हमारा पहला स्टेज है पर्मो कार्बोनीफेरस का, जिसमें कि वेगनर कल्पना करते हैं कि एक पैंजिया होगा। अब वेगनर का सेकेंड स्टेज आता है। सेकेंड स्टेज में वो लिखते हैं कि फ्लाइट ऑफ द कॉन्टिनेंट, फ्लाइट और पोलवर्ड फ्लाइट, यानी पोल की तरफ कॉन्टिनेंट का शिफ्ट करना। तो लॉरेशिया जो कि उत्तरी भाग है इस पैंजिया का, ध्यान से देखो, और बीच में ये टेथिस है हमारा, और लॉरेशिया ऊपर का भाग है, नीचे का सारा गोंडवाना लैंड कहलाता है, ऊपर का भाग लॉरेशिया कहलाता है। तो सबसे पहले लॉरेशिया टूट करके अलग होगा, तो इसको कहता है ओपनिंग ऑफ द टेथिस। ओपनिंग ऑफ द टेथिस, टेथिस का खुलना, इक्वेटर के पास टेथिस खुल गया है। और यहां पे आओगे, ये जो हमारा स्टेज है ये है हमारा जुरैसिक काल में ब्रेकअप इन पैंजिया हो रहा है, और ये प्रक्रियाएं हो रही है। और ये है हमारा 100 मिलियन ईयर्स, यानी क्रिटेशियस। ये थर्ड फेज है। इस थर्ड फेज में माउंटेन बिल्डिंग की बात करता है। माउंटेन बिल्डिंग की बात कैसे होगी यहां पर, तो एक तो मानते हैं ये कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ड्रिफ्ट करके पश्चिम की ओर जाने लगता है, और अफ्रीका ऊपर की ओर, इंडिया ऊपर की ओर, ऑस्ट्रेलिया ऊपर की ओर ड्रिफ्ट कर रहा है।
तो अफ्रीका और यूरोप, ये टेथिस में जब यहाँ पे स्क्वीजिंग ऑफ मटेरियल होगा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर की ओर आ रहा है, तो यही पूरा इंडोनेशिया का चेन यहाँ बनेगा। यहाँ आल्प्स, हिमालय, ये पूरा माउंटेन का फॉर्मेशन इन्होंने गोंडवाना लैंड के इक्वेटर वर्ल्ड ड्रिफ्ट से रिलेट कर दिया है। और नॉर्थ अमेरिका जब पश्चिम की ओर जाएगा तो इसके किनारे वाले भागों में जब दाब उत्पन्न होगा इधर जाने से, सियाल है ना, ये कॉन्टिनेंटल मास को सियाल मानते हैं, तो ये सियाल सीमा पे फ्लोट करेगा। सीमा यानी जो समुद्र का तल है, समुद्र का बैसाल्ट है। तो इधर फ्रिक्शन ज्यादा होगा और फ्रिक्शन से कॉम्प्रेशन, संपीड़नात्मक बल कार्य करेगा। तो यहां पर धीरे धीरे मुड़ मुड़ करके चट्टाने वलित होकर के ऊपर उठ जाती हैं। और ये भाग देखो, दोनों भाग में वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट के कारण ये कल्पना करते हैं कि साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में भी रॉकीज और ये माउंटेन बनेगा। ये भी कल्पना करते हैं कि यहां पर भी माउंटेन्स है, इधर भी सब जगह माउंटेन्स है। तो ये भी मानते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट हुआ था, पोल वर्ल्ड हुआ था, उसके कारण यहां पर भी माउंटेन मिलता है। इस तरह से थ्योरी को बिल्ड किया है इन्होंने, है ना। अब इसको आप देखो, और ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा प्रेजेंट है, दिस इज होलोसीन। इसमें आप, ये होलोसीन है। तो हमारा स्टेज 3 था और ये स्टेज 4 है। आज हमारा जो वर्तमान है उसको स्टेज 4 मानते हैं। आप इसको देखो और कोशिश करो डायग्राम बनाने की। पहले तो 4 स्टेज का डायग्राम बनाओ। तो चाय रख करके हम भूल गए थे कि बनाओ इस डायग्राम को। ऐसे ही पृथ्वी के शेप को भी दिखाना है। इक्वेटर को देखो फिक्स रखा हुआ है, कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है। सविंदर सिंह के चक्कर में नहीं पड़ना, हम बताएंगे कि सविंदर सिंह वाले में क्या चक्कर है। उस डायग्राम से क्लैरिटी नहीं बनती है, वो तो एक अलग चीज था। चाय की चुस्की। तुम लोग डायग्राम बनाओ, जैसे ही डायग्राम बन जाए जल्दी से यस लिख करके भेजो ताकि हम फिर आगे पढ़ाएं। ये डायग्राम मुझे बहुत यूजफुल लगा। अगर इस 4 डायग्राम में जो मैंने टाइटल्स दिए, जो स्टेज बना दिए, जिस तरह का दिखा रहा है, ये तुम्हारे काम आएगा यूपीएससी में बहुत अच्छा। चलो ओके, एक यस तो आ गया। पंकज रावत बना लिया। वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट और पोलवर्ड ड्रिफ्ट क्यों? जितेंद्र कुमार अभी बताएंगे, अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको। फुल माउंटेन इन द वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ
Sial towards west and north. Okay. He was trying to find about Jalvayu climatology. Poleward flight. Opening of the Tethys. Tethys का खुलना. इसका पोलवर्ड फ्लाइट का होता है, हिंदी बहुत सुंदर हिंदी मुझे आता है इसका, ध्रुवीय उत्प्रस्थान. ध्रुवीय उत्प्रस्थान कहते हैं उसको. ये जो पहला है ना, इसको आप लिख सकते हैं, टाइटल बना दो, पैंजिया स्टेज. यह है पैंजिया स्टेज. यह है पोलवर्ड फ्लाइट. पहले में लिखना है पैंजिया स्टेज, दूसरे में लिखना है पोलवर्ड फ्लाइट, तीसरा में लिखना है ओरोजेनेटिक, पर्वत निर्माण काल. यही है पर्वत निर्माण काल, यहां शुरू होता है और वो तो वर्तमान है, होलोसीन है. तो मुख्य रूप से 3 ही स्टेज है इसमें. अब यहां पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना है मुझे, क्योंकि हम लोग जब तक थ्योरी को अच्छे से समझेंगे नहीं, लिखने का कोई फायदा नहीं होता है. और जैसे जैसे हम लोग विषय को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग और बहुत अच्छा होना चाहिए विषयों को लेकर के. क्योंकि देखो, क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि वेगनर के सिद्धांत को लिखें. वेगनर के सिद्धांत में कौन सी बात निकाल करके वो पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. कि वेगनर का पूछता है कि पूरा जलवायविक प्रमाणों के आधार पर कैसे सिद्ध करने का प्रयास किया उन्होंने, तो नवीनतम प्रमाण क्या है उनके, है ना, तो पूरा जीवी प्रमाण क्या है उनके, इस तरह से प्रश्न पूछता है. वेगनर एक एडवोकेट हैं, साइंटिस्ट नहीं, सिद्ध करें, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. अब देखो, ये आपने बना लिया. अब आपको हम एक तथ्य दिखाते हैं यहां पे कि ये है हमारा, रुको 1 मिनट, ये हमारा मान लो कि है पृथ्वी गोला. हमारा गोला कुछ नीचे से गोला हो गया. मान लो ये हमारा है, इरेजर क्यों नहीं आ रहा है? आया, ओके, कुछ मैंने लोड कर दिया है. अब देखो, मान लो ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा इस तरह से यहां पर बना हुआ ये पैंजिया है. यहीं अंदर में ये हमारा अफ्रीका का ये भाग है और ये हमारा इंडिया, ये मेडागास्कर और ये अंटार्कटिका और यहीं पर ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से बना हुआ है. तो पैंजिया का कुछ इस तरह का दृश्य है. ये पैंजिया है और ये हमारा वर्तमान का इक्वेटर है 0 डिग्री. ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है. और अब आपको हम थ्योरी लिखवाते हैं. लिखो, वेगनर का सिद्धांत, प्रोपोजिशंस, प्रस्तावना, क्या माना है, या उसको बोलते हैं मान्यताएं, एक्सियोम्स, क्या क्या मान्यताएं हैं वेगनर की.
तो आप लिखो, सबसे पहली मान्यता क्या है? सियाल सीमा पर उत्प्लावित है। पहला है सियाल सीमा पर उत्प्लावित है तथा सियाल सीमा पर उत्प्लावित है तथा सीमा अर्थात महासागरीय क्रस्ट सियाल अर्थात महाद्वीपीय क्रस्ट को महाद्वीपीय क्रस्ट को एक स्लीपरी सरफेस प्रदान करता है। स्लीपरी सरफेस, एक फिसलन सतह प्रदान करता है। फिसलन सतह प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट, लगभग 280 मिलियन वर्ष पूर्व 280 मिलियन वर्ष पूर्व कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया अवस्थित था। पैंजिया अवस्थित था तथा इस पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेशिया एवं दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। उत्तरी भाग लॉरेशिया तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। जिसके मध्य टेथिस सागर अवस्थित माना गया। यह एक शैलो भूसन्नति था। यह एक शैलो भूसन्नति था छिछला भूसन्नति था जिसमें निरंतर अवसादीकरण की प्रक्रिया कार्य करती थी। अवसादीकरण की प्रक्रिया कार्य करती थी। लिखो, पैंजिया के चारों तरफ जिस महासमुद्र की कल्पना की गई है
वह पैलियो पैसिफिक, वह पैलियो पैसिफिक अथवा पैंथालसा, वह पैलियो पैसिफिक अथवा पैंथालसा कहलाता है। वह पैलियो पैसिफिक अथवा पैंथालसा कहलाता है। पैलियो पैसिफिक अथवा पैंथालसा कहलाता है। या कहलाता था। आज जिसको हम लोग प्रशांत महासागर कहते हैं ना, यही पैंथालसा था पहले। तो दो कल्पना करना है यहां पर कि ऊपरी जो ये भाग है हमारा, ये ऊपरी भाग का नाम इन्होंने रखा है ये हमारा है लॉरेशिया, लॉरेंशिया नहीं है, लॉरेशिया। ये है हमारा गोंडवाना, गोंडवाना। बीच में हमारा क्या है, ये टेथिस। और ऊपर का भाग पैंथालसा और पैलियो पैसिफिक। ये है हमारा स्टेज 1। अब लिखो, अभी हम लोग मान्यता में लिख रहे हैं, तो हमारा अगला पॉइंट, अभी स्टेज नहीं लिखना है, अगला पॉइंट लिखो। जुरैसिक काल में 150-160 मिलियन वर्ष पूर्व, जुरैसिक काल में मतलब ट्रियासिक के बाद, एंड ऑफ ट्रियासिक, जुरैसिक काल में पैंजिया का ब्रेकअप होता है। पैंजिया का ब्रेकअप। ब्रेकअप सुनते ही कुछ हो जाता है। आजकल ब्रेकअप कितना कॉमन शब्द हो गया। एक जमाना था कि 7-7 जन्म तक रिश्ते चलते थे। आज तो हर 6 महीने पे ब्रेकअप, सिंगल मिंगल। जनरेशन्स बदल गए। अच्छा है, सब अच्छा है, हम कुछ बुरा नहीं कह रहे। लोगों का ईगो, लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, अब सब लोग कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। अबे मैं तेरे से कम हूँ क्या, तू क्या समझ रहा है अपने आप को। ये हमारा आजकल का फेस वैल्यू है। हम लोग सब सिंह निकाल के घूम रहे हैं, मेरे आगे कौन। कोई विनम्रता से 2 शब्द सुनने सहने को तैयार नहीं है। यही हमारा नया भारत। और ये ऊपर से अरिजीत सिंह, ये तो किसी का ब्रेकअप ना हुआ हो तब भी इसका गाना सुनकर लगता है कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। इसके पहले एक महान गायक मुकेश थे। मुकेश का तो आवाज ही कॉस्मिक था। जिन्हें हम भूल ना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। ये गाना सुनो आ जाकर के, मदन मोहन के संगीत में है। भला हो उस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। वाह, शायरी भी है और आवाज तो। मदन मोहन तो रफ़ी साहब से गाना गवाते थे, लेकिन जब उन्होंने ये ट्यून बनाया तो मुकेश को बहुत स्पेशल वॉइस माना जाता था। खयाम साहब गोल्डन वॉइस कहते थे कि ये आवाज़ कॉस्मिक आवाज़ है और ये आवाज़ बस कुछ विशेष गानों के लिए बनी हुई है, जो गाना और कोई नहीं गा सकता है। एक प्यार का नगमा है। तो लक्ष्मीकांत भी यूज़ करते थे, हम तुम युग 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 से ये गीत मिलन के गाते रहेंगे। तो जहाँ भी डेप्थ आता था ना प्रेम में,
गहराई में, मानव की भावना में, तो हर संगीतकार मुकेश जी को लेता था कि ये गाना मुकेश जी के लिए बन गया है। दिलीप साहब के लिए रफ़ी आवाज़ बन चुके थे, जैसे राज कपूर के लिए मुकेश बन गए थे। लेकिन जब यहूदी फिल्म में एक दर्द भरा गीत की बात आई तो दिलीप साहब ने विरोध किया कि अरे मुकेश तो राज कपूर की आवाज़ है, मेरे ऊपर क्यों ला रहे हो उसको। तब भी शंकर जयकिशन ने कहा कि नहीं, ये गाना सिर्फ मुकेश गा सकते हैं। वो गाना कौन था पता है तुम लोगों को? नहीं पता। वो गाना था दिल से बेदिली है, दिल का है कसूर, तू माने या न माने लोग मानेंगे, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर। अब ये गाना जब मुकेश गाए तो दिलीप साहब का आंख भर गया। अरे यार, इस गाना का जो पेन था ना, वो सिर्फ उसी आवाज़ से निकल सकता था। और मुकेश साहब ये गाना नहीं गा सकते थे कि हीरोइन भाग रही है तो जर्रा रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, ये तो कर नहीं सकते थे वो। ये बहुत गंभीर आदमी थे, इमोशनल आदमी थे, डूबे हुए व्यक्ति थे संगीत में। आत्मा से आवाज़ निकलती, लोग कहते हैं उनके गले में आवाज़ नहीं थी, आत्मा में आवाज़ थी। और जब उनकी आवाज़ निकलती थी तो इंसान के कान में नहीं जाती थी, इंसान के रूह में प्रवेश करती थी वो आवाज़। हालांकि ये जनरेशन जो कि बिल्कुल भावना ही खत्म हो गई है, तो उस आवाज़ को सुनने में और उसको पहचानने में भी इस जनरेशन को बड़ी समस्या होती है। लेकिन उस आवाज़ के दीवाने आज भी हजारों चारों तरफ मिलते हैं। और क्या बात है। खयाम कहते हैं, मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं मुकेश जी के बारे में कि आज मुझे बोलने दो ना थोड़ा, क्या हो जाएगा 5 मिनट मेरा भी तो जाएगा। मजरू सुल्तानपुरी ऐसा कहते हैं कि अगर किसी गायक में क्रिएटिविटी था, जिसके मुंह से निकला हुआ शब्द अपने भाव और अर्थ को व्यक्त करता था, तो गायक सिर्फ मुकेश था। मजरू सुल्तानपुरी को तुम यूट्यूब पे देख सकते हो ये बात बोलते हुए, कि जिसकी गायकी से भाव और शब्द का अर्थ निकल जाए, जिसे गुनगुनाने से वो आध्यात्मिक गाना, सजन रे झूठ मत बोलो, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो इनका जो कमाल का, ज़्यादा बोल रहे हैं। ऐसे ही कभी कभी कुछ शेयर करने का मन करता है तुम लोगों से। यही काम हम ऑफलाइन क्लास में कभी कर लिया करते थे, तो बहुत लोग बोलते हैं यार, आज तक किसी ने ज्योग्राफी के लिए मुझे नहीं कहा कि इस आदमी को ज्योग्राफी नहीं आता है, लेकिन सबने ये जरूर कहा कि क्लास में इधर उधर की बात करता है। मैंने एक बात किया है, मानते हैं, तो मैंने क्यों किया है? मुझे लगता है कि ये जो जनरेशन बैठा है इसमें कुछ तो डालें, एक शिक्षक का कर्तव्य है तो कुछ तो निभाएं, टॉपिक तो सब पढ़ाना ही है। तो ये थे मुकेश। और एक और छोटी सी घटना बता देते हैं कि सरदार मलिक हैं अनु मलिक के फादर। तो सरदार मलिक ने गाना बनाया, सारंगा तेरी याद में मेरे नैन हुए बेचैन, गाना सुनना आप लोग कभी। तो ये जब गाना वो बना रहे थे ना, तो इसमें मैस्कुलाइन टिम्बर चाहिए, यानी बेस राग चाहिए। अभी जतिन ललित में जो जतिन पंडित थे वो कह रहे थे, कह रहे वो या हो हे हो ये करके तो सब लोग गा लेता है, ऊंचे स्केल में सब लोग गा लेता है, लेकिन सिंपल गाना और मधुर गाना ये किसी के वश का नहीं है। ये सिर्फ मुकेश जी में था कि बिना ही यू आ ऊ किए हुए वो बहुत इतना मधुर कैसे कोई गा सकता है। जतिन ललित कह रहे थे, इतना महान संगीतकार हुए 90s के। तो सरदार मलिक जो कि अनु मलिक के फादर थे, उन्होंने रफ़ी साहब से गाना गवाया है, आपको शायद नहीं पता होगा, सारंगा तेरी याद में मेरे नैन हुए बेचैन। अब ये गाना शास्त्रीय राग पर आधारित था, बहुत गंभीर गाना। तो नहीं गा पाए रफ़ी साहब, गाए तो मलिक साहब को लगा कि रफ़ी बहुत महान गायक है, हम कुछ कह नहीं रहे उनके लिए। तो सरदार मलिक को लगा कि इसमें वो आ नहीं रहा बात जो एक संगीतकार खोजता है। फिर मुकेश साहब को बुलाया गया। मुकेश साहब दिन भर गाते रहे उस गाने को, और अंत में जाके 12-14 टेक के बाद बोले कि हाँ ये वाला रिकॉर्ड कर लो। वो गाना इतना अमर हो गया कि मत कहो। वो जो एक मेल का, एक पुरुष के वॉइस का जो गांभीर्य होता है ना, जो डेप्थ होता है, जो बेस होता है, जिसको मैस्कुलाइन टिम्बर कहते हैं, वो टिम्बर किसी गायक में आज तक नहीं दिखा जो इनमें, इनकी आवाज़ में दिखा। ये ट्रेंड गायक नहीं थे, अपना किसी तरह से अपनी तरह से गाते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक इंटरव्यू सुना, उसमें भी
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल यही कह रहे थे कि मुकेश जाते तो कहते थे कि भाई लक्ष्मी प्यारे रहने दो, मुझे अपने ढंग से गाने दो। फिर गाने को मुकेश अपने ढंग से ही गाते थे, उसमें म्यूजिक डायरेक्टर कुछ कुछ बताते थे तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेते थे, लेकिन गाते अपने ही भाव को भर देते थे। वो राग जाए बाहर में, उस गाने में भाव को भरते थे। तो उनका जो भी गाना सुनोगे तब सोलफुल लगता है, आत्मा को छूता है। भाई माफ करते, बहुत बोल दिया। थैंक यू जितेंद्र। थैंक यू अभिषेक, गजेंद्र। तो लोग बुरा नहीं माना, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो पता है पिछले जनरेशन्स में जो लोग पढ़ने आए हमसे, उनको कभी थोड़ा म्यूज़िक के बारे में बता दो, लाइफ के बारे में बात कर लो, तो वो लोग तो बाहर जाके क्रिटिसिज्म करते हैं, क्या रे आलोक रंजन, वो तो आधा घंटा टाइम खराब कर देगा तेरा। फिर उनको लाख कितना भी अच्छा पढ़ा दो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एक एक थ्योरी का एक एक पार्ट समझा दो, लिखवा दो, लेकिन वो नाराज ही होकर के गया। क्या करूं ऐसे लोगों का। कल्चर आ गया है ना हमारे समाज में, ऐसा कल्चर आ गया है। उत्तर प्रदेश बिहार में ऐसा एक कल्चर पनप चुका है जो धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहा है। आलोचना करना और अशांत रहना, दूसरे का मजाक उड़ाना, दूसरे पे छीटाकसी करना, दूसरे के प्रॉब्लम से मजा लेना, ऐसा कल्चर है। हम भी वहीं से हैं तो मुझे इस बात का अनुभव होता है। कोई बात नहीं है, वहाँ के लोग प्रेम भी बहुत करते हैं, इमोशनल भी बहुत होते हैं, सम्मान भी वही लोग देते हैं, गला भी वही लोग लगाते हैं, दुख दर्द में भी वही लोग आते हैं। तो एक डाइकोटमी है, कुछ लोग ऐसे हैं कुछ लोग वैसे हैं। चलो ओके, प्रवचनोपरांत पैलियो पैसिफिक पैंथालसा का दृश्य तुमको दिखा दिया। अब लिखो नेक्स्ट। अब लिखो कि जुरासिक काल में 150-60 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट पैंजिया का ब्रेकअप हुआ। अब लिखो वेगनर ने, अगला पॉइंट, वेगनर ने पैंजिया के दो दिशाओं में प्रवाह को दर्शाया। दो दिशाओं में प्रवाह को दर्शाया। दो दिशाओं में प्रवाह को दर्शाया। ए विश्वत रेखा की ओर प्रवाह अथवा इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट अथवा उत्तर की ओर प्रवाह, जो कि लॉरेशिया अथवा अंगारा लैंड, लॉरेशिया का ही नाम अंगारा लैंड भी है, लॉरेशिया अथवा अंगारा लैंड में लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। 150 मिलियन वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ। अब लिखो, यहीं पे उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट का कारण, क्यों ड्रिफ्ट हुआ। हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेगनर ने क्या कहा कि इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट कैसे हुआ। वेगनर का मत था, इसमें बहुत सारी चीजें गलत होंगी, आप लोग इसको एज्यूम मत कर लेना कि वेगनर का थ्योरी बिल्कुल सही है। थ्योरी बिल्कुल सही नहीं है वेगनर का। वेगनर के थ्योरी से कुछ खास नहीं सीखना आपको। कुछ भी मन में मत बिठा लेना कि वेगनर ने ऐसा कहा तो ऐसा ही था। प्लेट टेक्टोनिक में सब कुछ सच होगा। वेगनर में जो वेगनर के जो प्रमाण हैं वो सत्य है, लेकिन वेगनर का थ्योरी सही नहीं है। उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे अवैज्ञानिक प्रोविजंस उसमें हैं, तो आप प्लीज इसको एज्यूम मत कर लेना। अब लिखो, वेगनर ने उत्तरी विस्थापन के लिए गुरुत्वाकर्षण एवं उत्प्लावन बल
गुरुत्वाकर्षण एवं उत्प्लावन बल के आनुपातिक प्रतिफल को माना है, आनुपातिक प्रतिफल को माना है। देखो हम तुमको दिखाते हैं और क्लैरिटी बन जाएगा इससे। इसको मान लो कि नॉर्थ पोल, लिखते भी रहो कि उत्तरी ध्रुव पर गुरुत्वीय बल सर्वाधिक है, यानी ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव क्या, ध्रुवों पर यह है हमारा लॉरेशिया, यह है हमारा गोंडवाना, और बीच में टी क्या है, टेथिस, यही बीच में टेथिस सी है। और यह है हमारा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और ये सीमा है, तो ये क्या है, सियाल है। और सीमा किस तरह का है, द्रवित अवस्था में है, सियाल सीमा पर तैर रहा है। और नॉर्थ पोल पे ग्रेविटी है, मैक्सिमम ग्रेविटी है। तो लिखो, चूंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है, अतः लॉरेशिया पर निरंतर ध्रुवों की ओर आकर्षण बल कार्य कर रहा था, जबकि सीमा उत्प्लावन बल महाद्वीपीय खंडों पर कार्य करती है। उत्प्लावन बल महाद्वीपीय खंडों पर कार्य करती है। थोड़ा भाषा को ठीक कर लेना अगर तुमको लगे कुछ कार्य करती है। अब यहां देखो तो क्या है कि नॉर्दर्न पोल लॉरेशिया को खींच रहा है, ध्रुव खींचेगा ना कॉन्टिनेंट्स को। यहां मान लो कि ये नॉर्थ पोल है, तो लॉरेशिया को ऊपर की ओर खींच रहा है, ग्रेविटी यहां खींच रहा है। यहां पे मैक्स ग्रेविटी है। यही समझो, ये कुछ क्लियर नहीं होगा तुम लोगों को बुक्स पढ़ने से, लेकिन यहां क्लियर हो जाएगा कि ग्रेविटी उसको खींच रही है और नीचे से उत्प्लावन बल लगा रहा है। तो सियाल को जब नीचे से उठाओगे और इधर खिंचाव होगा, तो ये तो यहां से टूट करके धीरे धीरे अलग होना शुरू होगा ना, ये ड्रिफ्ट शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट का सबसे बड़ा कारण क्या है कि मैक्सिमम ग्रेविटी एट पोल और इधर उत्प्लावन बल, यानी उत्प्लावन बल और ग्रेविटी का ये फंक्शन है, प्रतिफल है, ऐसा वेगनर ने कहा। हालांकि ये जो उनका मत है ये अवैज्ञानिक है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने ऐसा कहने का प्रयास किया कि मान लो कि एक रबर है और यहां पे रबर पे लगातार खिंचाव हो रहा है, तो रबर तो खिंचाव होते होते अंत में जाकर के यहां से टूटेगा ही ना, यहां से टूट करके आगे की तरफ निकल गया। यहां पर पहले से टेथिस का शैलो सी था, इसलिए यहां पर कमजोर था और यहां से टूट करके चला गया। तो ये काल्पनिक है, ये सत्य नहीं है। आगे लिखो, दूसरा ड्रिफ्ट है, लिखो पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट। दूसरा है पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट। पश्चिम का ड्रिफ्ट का मतलब है कि ये इधर ड्रिफ्ट करेगा और ये इधर ड्रिफ्ट करेगा। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट होगा। ये देखो, ये तुम लोग इसको समझने की कोशिश करो। ये जो सियाल है ना, यहां मान लेते हैं यहां पे 0 डिग्री इक्वेटर है, यहां पे नॉर्थ पोल है,
जो कॉन्टिनेंटल मास है वो तो तैर रहा है, ये तो तैर रहा है सीमा के ऊपर में, और नॉर्थ पोल की तरफ खिंचाव हो रहा है, नॉर्थ पोल की तरफ आगे का भाग ये टूट करके धीरे धीरे खिसकने लगेगा। क्यों खिसक रहा है? उसका कारण है कि नीचे से उत्प्लावन बल कार्य कर रहा है। तो नीचे से अगर हम पानी में नाव को ऊपर उठाएंगे और रस्सी से आगे खींचते रहेंगे तो जल्दी से खिसक जाएगा ना। नीचे से वेट को उठाओ और सामने रस्सी से खींच लो तो ड्रिफ्ट कर जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा, ये गलत है, इसमें कुछ आपको समझने लायक है ही नहीं, इसमें समझना क्या है? तो गलत कह ही रहा है वो, अवैज्ञानिक है, इसको क्या समझना है? हमने तो सिर्फ ये समझाया कि वेगनर ने क्या समझा, काफी क्लैरिटी के लिए, स्पष्टता के लिए, कि वेगनर ने ऐसा सोचा था, ये मैंने आपको समझाया। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब यहां देखो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट। अब वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट को पहले समझा देते हैं, ये तो और भी अजीब सा है। ये कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य का ज्वारीय शक्ति इस ड्रिफ्ट को करवाएगा। कैसे करवाएगा? तो मान लो कि पृथ्वी घूर्णन करते हुए जैसे ही चंद्रमा और सूर्य के नीचे आती है ना, जैसे ज्वार में आया था, तो चंद्रमा क्या करेगा कि अमेरिकाज को ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा, ज्वारीय शक्ति से कॉन्टिनेंट ऊपर खींच जाएंगे, और नीचे पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी घूर्णन करने क्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर घूम गई और ऊपर से कॉन्टिनेंट उठा दिया ज्वारीय शक्ति ने। तो जब पश्चिम से पूर्व घूमेगी और कॉन्टिनेंट को ऊपर उठा लिया जाएगा तो कॉन्टिनेंट क्या हो जाएगा? पश्चिम की तरफ खिसक जाएगा और खिसकने लगेगा। तो जब भी चंद्रमा और सूर्य ऊपर में आ जाता है तब थोड़ा सा खिसकाव क्रिएट करता है। ऐसा उन्होंने कहा वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट के लिए। अब ये भी उचित नहीं है। अगर ऐसा, इस पे प्रोफेसर बुलार्ड कहते हैं या जेफरी कहते हैं कि अगर पृथ्वी का घूर्णन इस तरह से हो रहा हो और उसके अगेंस्ट अगर ड्रिफ्ट चल रहा हो तो पृथ्वी का घूर्णन तो कभी जाकर के रुक जाएगा। सही कह रहे हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि वेगनर ने बिल्कुल सही कहा, इनकी दोनों शक्तियां गलत है। ओके, अब आप लिखो, देखो पश्चिम की ओर विस्थापन चंद्रमा एवं सूर्य के ज्वारीय बल, पश्चिम की ओर विस्थापन चंद्रमा एवं सूर्य के ज्वारीय बल तथा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर संचरण, पश्चिम से पूर्व की ओर संचरण का प्रतिफल था, का प्रतिफल था। प्रतिफल था।
तो ये दो शक्तियां कार्य कर रही हैं। अब आगे लिखो स्टेज 1। अब स्टेज 1 में आपको लिखवाते हैं कि स्टेज 1 क्या है। स्टेज 1 में लिखो पैंजिया स्टेज, पैंजिया की अवस्था। पैंजिया की अवस्था तो वही लिखना है। परमो कार्बोनिफेरस युग में, परमो कार्बोनिफेरस युग में संयुक्त महाद्वीप पैंजिया की अवस्थिति दक्षिणी गोलार्ध में थी तथा वर्तमान का विश्वतीय क्षेत्र या विश्वतीय रेखा जो गिनी तट पर है या गिनी के पास है, वह डरबन साउथ अफ्रीका के पास था। डरबन साउथ अफ्रीका के पास था। यानी जो वर्तमान का जो विश्वतीय क्षेत्र है, जहां तुम देख रहे हो गिनी के पास या अमेज़न बेसिन में, ध्यान से सुनो, तो जो वर्तमान में विषुवत रेखा महाद्वीपों पर जहां निकल रही थी, चूंकि महाद्वीप पहले दक्षिण में थे, तो वो जो विषुवतीय क्षेत्र था, यानी आज की जो विषुवतीय रेखा है, वो परमो कार्बोनिफेरस में यहां पर नहीं थी। वो कहां थी? डरबन के पास। इस विषुवत लाइन को नीचे लाना पड़ेगा। तो तुमको सविंदर सिंह की किताब में ऐसा दिखेगा कि विषुवत रेखा ही शिफ्ट हो रही है। विषुवत रेखा शिफ्ट नहीं हो रही है, कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है। लेकिन उस कॉन्टिनेंट में क्या करना है कि विषुवत रेखा जो वर्तमान है उसको ड्रॉ कर लो और कॉन्टिनेंट को नीचे लाओगे तो विषुवत रेखा नीचे आ जाएगी। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ऊपर आ रहा है तो वर्तमान का जो विषुवत है वो कार्बोनिफेरस वाला विषुवत वहां पहुंच जाएगा। तो ऐसा लगता है ऐसे विषुवत रेखा शिफ्ट कर रही है। कभी भी विषुवत रेखा शिफ्ट नहीं कर सकती है, कॉन्टिनेंट शिफ्ट करता है। तो ऐसा लगेगा आपको सविंदर सिंह पढ़ने के बाद कि जैसे विषुवत रेखा ही शिफ्ट कर रही है, कॉन्टिनेंट शिफ्ट कर रहा है। आज के वर्तमान के कॉन्टिनेंट पे तुम विषुवत रेखा को ड्रॉ कर लो और उसको परमो कार्बोनिफेरस में नीचे लेकर के चले जाओ, तो लाइन जो आज ड्रॉ करोगे नीचे चला गया। तो ऐसा भ्रम होगा ना कि हमारी जो आज की विषुवत रेखा है वो पहले कार्बोनिफेरस में वो नीचे दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं रही होगी, ऐसा प्रतीत होता है। और जैसे जैसे कॉन्टिनेंट ऊपर की तरफ आएगा या वेस्ट की तरफ जाएगा, वैसे वैसे लगेगा कि विषुवतीय रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रही है ना। तो विषुवतीय रेखा के माइग्रेशन के द्वारा
इस मॉडल को दिखाया जाता है कि विषुवतीय रेखा कैसे कैसे माइग्रेट की है, तो उसी तरह से कॉन्टिनेंट का भी माइग्रेशन या प्रवाह हुआ होगा। आशा है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। लेकिन हम अपने मॉडल में कभी विषुवतीय रेखा का ऊपर नीचे करके नहीं दिखाते हैं। और देखो, हमने ये जो एक डायग्राम निकाला था यूपीएससी नेट से निकाला था, अच्छे शैक्षणिक जगह से निकाला था, उसमें भी विषुवतीय रेखा को ऊपर नीचे नहीं दिखा रहा है, विषुवत फिक्स्ड है और कॉन्टिनेंट को शिफ्ट करा रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखो। देखो, पैंजिया प्रारंभिक दशा में स्थैतिक है, गतिहीन है, प्रारंभिक दशा में गतिहीन है। तथा यह महासागरीय क्रस्ट अथवा सीमा, सीमैटिक मास पर, सीमा के द्रव्यमान पर उत्प्लावित है तथा गुरुत्वीय संतुलन की दशा में है। ये लाइन बिल्कुल वेगनर का है। ग्रेविटेशनल बैलेंस में है, ग्रेविटेशनल साम्यावस्था में है, गुरुत्वीय साम्यावस्था में है। इनके कहने का मतलब यह है, समझो अच्छे से, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल का जो ग्रेविटी, मैक्सिमम ग्रेविटी जो पोल्स पे लोकेटेड है, तो पैंजिया की स्थिति को दोनों तरफ खींच रहा है, तो पैंजिया बिल्कुल बैलेंस में बीच में है। समझ रहे हो, बीच में बैलेंस की बात करते हैं। ये गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि बाद में संवहनीय धारा सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक्स आएगा, तो ये सारी मान्यताएं ध्वस्त होने वाली हैं। नेक्स्ट लिखो, स्टेज 2। ध्रुवीय उत्प्रस्थान की दशा। ध्रुवीय उत्प्रस्थान की दशा, पोल फ्लाइश, जर्मन भाषा में इसको लोग लिख देते हैं पोल फ्लाइश, लेकिन जर्मन शब्द को रटने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुवीय उत्प्रस्थान, फ्लाइट टुवर्ड्स द पोल, पोलवर्ड फ्लाइट। लिखो, सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन जुरैसिक काल में 150 मिलियन वर्ष पूर्व गुरुत्वीय असंतुलन के कारण प्रारंभ होता है तथा उत्तरी भाग, उत्तरी महाद्वीप, लॉरेशिया विषुवत की ओर प्रवाहित होने लगता है, जिससे टेथिस भूसन्नति का विस्तार, टेथिस भूसन्नति का विस्तार होता है, जिसे ओपनिंग ऑफ द टेथिस कहा गया है। अंग्रेजी लिखने में बिल्कुल मत शर्माना।
लिखो नेक्स्ट। स्टेज 3 क्रिटेशियस काल में, इसको लिख लो पर्वत निर्माण काल। क्रिटेशियस काल में 100 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, 120 क्रिटेशियस काल में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तथा गोंडवाना लैंड का विखंडन एवं विषुवत की ओर प्रस्थान, जिससे टेथिस के अवसादों पर दाब एवं संपीड़नात्मक प्रक्रियाओं से आल्प्स हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। आल्प्स हिमालय पर्वतीय श्रृंखला का निर्माण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ। महाद्वीपों का पश्चिमी विस्थापन, अमेरिका का पश्चिमी विस्थापन होने से अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ, जबकि पश्चिमी विस्थापन के क्रम में अमेरिका के प्रवाह के क्रम में इनके पूर्वी तट सीमा के द्वारा उत्पन्न घर्षण के कारण टूटकर अलग हो गए अथवा महाद्वीपों का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की तुलना में could not keep pace with the, ऐसे लिखते हैं की तुलना में महासागरीय तल से घर्षण के कारण कम गतिशील था। अमेरिका के यही टूटे हुए भाग अटलांटिक, मध्य अटलांटिक कटक के रूप में प्राप्त होते हैं। समझाते हैं, गलत है लेकिन फिर भी समझना होगा। मध्य अटलांटिक कटक के रूप में प्राप्त होते हैं। मध्य अटलांटिक कटक के रूप में प्राप्त होते हैं।
लिखो, जबकि पश्चिमी तट पर, अमेरिका के पश्चिमी तट पर घर्षण एवं संपीड़न के कारण वलित पर्वतों का उत्थान हुआ, वलित पर्वतों का उत्थान हुआ, जिन्हें जिन्हें रॉकीज एवं एंडीज के नाम से जाना जाता है। और एक पैराग्राफ और लिख लो इसमें कि दीपक, एंडीज एवं रॉकीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लिखो कि वेगनर ने भूकंप एवं ज्वालामुखी की, वेगनर ने भूकंप एवं ज्वालामुखी की व्याख्या भी
व्याख्या भी महाद्वीपीय विस्थापन के आधार पर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाद्वीपीय विस्थापन के आधार पर की महाद्वीपों के अग्रभाग में घर्षण से महाद्वीपों के अग्रभाग में घर्षण से अग्रभाग में घर्षण से ऊष्मा हीट जनरेट हुआ, ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिससे चट्टानों में ऊष्मा उत्पन्न हुई जिससे चट्टानों में पिघलन एवं मैग्मा का निर्माण हुआ। तथा मैग्मा के दाब से चट्टानों में विस्फोट, भ्रंशन, अतः भूकंप एवं ज्वालामुखीय परिघटनाएं उत्पन्न हुई। नेक्स्ट लिखो, जापान एवं इंडोनेशिया जैसे द्वीप समूहों के लिए जापान एवं इंडोनेशिया जैसे द्वीप समूहों के लिए वेगनर ने लिखा है कि ये महाद्वीप के वो टुकड़े हैं जो महाद्वीपीय संचरण में पीछे छूट गए तथा महाद्वीपों से टूटकर विखंडित होकर के पृथक हो गए हैं। महाद्वीपों से विखंडित होकर के पृथक हो गए हैं। इस प्रकार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार वेगनर ट्राइड टू पेंट द फुल कैनवास विथ ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ ब्रश। इस प्रकार वेगनर ने संपूर्ण चित्रपट को लेखनी के एक ही प्रहार से रंग भरने का प्रयास किया है। He tried to paint the full canvas with a single stroke of brush. ये पूछ सकता है आपको एग्जामिनेशन में। लिखो, क्योंकि इन्होंने भूगर्भ शास्त्र के या इन्होंने भूगर्भिक रहस्यों को, सभी भूगर्भिक रहस्यों को महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रिया से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। विश्लेषित करने का
प्रयास किया है। आवाज आ रही है नहीं, मुझे बताओ। साउंड आ रही है ना हमारी? दीपक ने लिखा है साउंड गया। नेक्स्ट लिखो, वेगनर के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य। वेगनर ने क्या क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए, और उसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वेगनर के सिद्धांत का मूल आधार क्या था। तो साक्ष्य में पहला लिखो पैलियो क्लाइमेटिक, पूरा जलवायविक। पूरा जलवायविक। पहले पूरा जलवायविक में थोड़ा लिख लेते हैं, फिर पूरे थ्योरी को एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। लिखो पूरा जलवायविक में पहला, विषुवत रेखा के पास हिम नदियों के निक्षेपों का प्राप्त होना। विषुवत रेखा के पास हिम नदियों के निक्षेपों का प्राप्त होना, ग्लेशियल टिल का प्राप्त होना। ग्लेशियल टिल, एंशिएंट ग्लेशियल टिल का प्राप्त होना, जो कि कार्बोनीफेरस हिम युग के, मैंने आपको बताया था कार्बोनीफेरस एक हिमयुग था, हिमयुग के अवशेष थे। कार्बोनीफेरस हिमयुग के अवशेष थे। दूसरा पॉइंट है 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री दक्षिणी देशांतर पर ध्रुवीय जीवों के जीवाश्म प्राप्त हो रहे थे। ध्रुवीय जीवों के जीवाश्म प्राप्त हो रहे थे। ध्रुवीय जीवों के जीवाश्म प्राप्त हो रहे थे। तीसरा लिखो, और इसमें 2-3 लिखवाते हैं। तीसरा लिखो, मिड टेम्परेट बेल्ट, मध्य समशीतोष्ण कटिबंधों पर उत्तरी गोलार्ध में कोयले का प्राप्त होना। उत्तरी गोलार्ध में कोयले का प्राप्त होना। लिखो, यह ज्ञातव्य है कि कोयले की उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय कठोर तनों के वृक्षों से होती है। उष्णकटिबंधीय कठोर तनों के वृक्षों से होती है, न कि
समशीतोष्ण कटिबंधों के वनस्पतियों से इस प्रकार के कई जलवायविक विसंगतियां प्राप्त हुई। कई जलवायविक विसंगतियां प्राप्त हो रही थी, जो हतप्रभ करने वाली थी। यह कैसे संभव था कि विषुवत पर ध्रुवीय जलवायु के अवशिष्ट हों। ध्रुवीय जलवायु के अवशिष्ट हों। तथा कोल बेल्ट कोल 50 डिग्री अक्षांशों पर प्राप्त हो। अक्षांशों पर प्राप्त हो। यह संभव नहीं था, लिखते रहो, यह संभव नहीं था कि विषुवत पर शीत जलवायु और मध्य अक्षांशों पर विषुवतीय जलवायु प्राप्त हो। क्योंकि सूर्य एवं पृथ्वी की ब्रह्मांडीय कॉस्मिक पोजीशन, ब्रह्मांडीय अवस्थिति लगभग नियत है और सूर्य की किरणें विषुवत पर ही लंबवत पड़ेंगी, ध्रुवों की तरह लंबवत नहीं हो सकती हैं। सब एक्सप्लेन करेंगे। लिखो, इसके अतिरिक्त हिम नदियों के, अगला पैराग्राफ, इसके अतिरिक्त हिम नदियों के एस्ट्रिएशन मार्क्स, मैंने बताया था एस्ट्रिएशन वो बाउल्डर ग्रेवल से जो मृदा पे खरोच पड़ जाता है। एस्ट्रिएशन मार्क, STRIATION, एस्ट्रिएशन मार्क दक्षिणी गोलार्ध में कॉन्टिनेंट के प्रवाह की दिशा की ओर प्राप्त होते हैं। देखो, वेगनर ने इसका समाधान पैंजिया के प्राप्ति से दिया। यदि सभी महाद्वीपों को जोड़कर, युग्मित कर
पैंजिया के केंद्र को वर्तमान के डरबन पर माना जाए, साउथ अफ्रीका में है डरबन, वर्तमान के डरबन पर माना जाए तब वर्तमान का विषुवत ध्रुवीय प्रदेश में तथा कोल बेल्ट विषुवतीय प्रदेश में एवं हिमानीकृत एस्ट्रिएशन मार्क्स अंटार्कटिका के चारों तरफ प्राप्त होने लगते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि पैंजिया दक्षिणी ध्रुवों के पास थी तथा कालांतर में उसका विखंडन एवं विस्थापन हुआ। एक दो एविडेंस और लिखवाते हैं। इसमें जरूर नीचे लिख दो एक लाइन कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आधार पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस ही थे। यही जो मैंने ऊपर में आपको लिखवाया, यही एविडेंस थे। बाद में इन्होंने सिद्धांत देने के बाद और भी कई एविडेंस उनको प्राप्त हुए, लेकिन आधार यही था। अब हम समझाते हैं आपको कि
आप ना 11 बजे आया करो, हम क्लास में रहते हैं, घंटी बजाते रहते हो। ओ माय गॉड, इतनी देर तक साउंड ही नहीं था, हम पूरा मेहनत कर गए। चलो कोई बात नहीं, हम फिर से उसको रिपीट करते हैं, आप लोग कहीं जाओ नहीं, हम फिर से रिपीट करते हैं। मुझे बताओ कि लास्ट में आपने कहां तक लिखा? हमने जब समझाना शुरू किया तभी खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? कहां से हुआ? हम दोबारा पढ़ाएंगे आपको दोबारा लिखवाते हैं, दोबारा पढ़ाते हैं। हमारी गलती थी, और तो हम इसको अभी क्षतिपूर्ति करेंगे 10 मिनट का। आप मुझे बस लिख करके भेजो, आपने कहां तक लिखा था? आपने स्ट्रिएशन मार्क लिखा था? कहां तक लिखा था वो अंतिम लिख करके भेजो ना। सिर्फ लिख रहे हो नहीं नहीं, आवाज नहीं आया। कहां छोड़ा, कहां से हो गया ये प्रॉब्लम? अब टेक्निकल चीजें हैं, कहां पे क्या सिग्नल तार हिल जाए, पता नहीं क्या हुआ। मेरे लिए तो फ्रस्ट्रेशन है ना। अरे भाई पूरा साउंड नहीं था, क्या लिख के भेजा? अच्छा लिखवा दिया था, जब समझाने वाले थे तब ऐसा हुआ ना। ओके, सर्वेश लिख रहा है जब आप समझाना शुरू किए तब ये साउंड चला गया। ओहो, चलो हम समझाना शुरू करते हैं, मतलब कम से कम आपने लिख लिया। एक बार दोबारा समझाते हैं आपको। क्या हो सकता है ना कि वो चीज रिकॉर्ड हो गई हो शायद, या साउंड था नहीं तो रिकॉर्ड कैसे होगा। चलो दोबारा समझाते हैं आपको, आप लोग बहुत ध्यान से सुनो। पूरे थ्योरी को बिल्कुल प्रारंभ से समझाते हैं। वेगनर एक जलवायु वैज्ञानिक हैं। वेगनर एक भूगर्भ शास्त्री नहीं है। तो वेगनर जब जलवायु वैज्ञानिक के रूप में अपना शोध कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, जब शोध कर रहे हैं तो उन्होंने शोध में ये पाया कि 50-60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोल बेल्ट है। वहां पर कोयला कैसे प्राप्त हो सकता है? वहां तो समशीतोष्ण जलवायु है, ठंडी जलवायु है, सॉफ्टवुड मिलेगा, और कोयला वहीं हो सकता है जहां पर हार्डवुड मिले, जहां पर उष्णकटिबंधीय जलवायु हो। इसी को उन्होंने क्लाइमेटिक एनोमली कहा, यानी जलवायविक विसंगतियों के रूप में इसको लिखते हैं वो सबसे पहले। वेगनर का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि वो सिद्धांत प्रतिपादित करें। वेगनर का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है अभी प्रारंभिक दशा में कि वह जलवायु का और पूरा जलवायु का क्लाइमेटिक चेंजेस कैसे पृथ्वी पे हो उसका अध्ययन करें। तो सबसे पहले उन्होंने कोल्ड बेल्ट को देखा कि 60 डिग्री पे कोयला कैसे मिल रहा है यार, ये समस्या आई उनके मन में, विचार आया मन में। दूसरा, जब उन्होंने देखा कि विषुवत के पास हिमानीकृत अवसाद मिल रहे हैं, ग्लेशियल टिल मिल रहे हैं, फिर यह भी उनको सरप्राइजिंग लगा कि यह कैसे हो सकता है कि विषुवत रेखा पर हिमानीकृत अवसाद मिले। फिर उन्होंने देखा कि 10 डिग्री साउथ पर जीवों के अवशेष मिल रहे हैं। वो जीव जो ध्रुवीय जलवायु में रहते हैं उनके अवशेष मिल रहे हैं। यह कैसे संभव है? ध्रुवीय जीव विषुवत पर क्या करने आ गए? हिमानीकृत अवशेष विषुवत पर कैसे मिल रहे हैं? इसी को इन्होंने क्लाइमेटिक एनोमली कहा है। जलवायविक विसंगतियों जैसे शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। अब आगे देखो, स्ट्रिएशन मार्क्स इन्होंने देखे। स्ट्रिएशन मार्क्स का मतलब है हिमानी जहां पे चलता है ना, हिम नदियां चलती है तो बाउल्डर्स होते हैं, वो स्क्रैच जैसा, खरोच जैसा उत्पन्न करते हैं। तो इन्होंने देखा कि जो साउथ अफ्रीका का टिप है, जो अर्जेंटीना का टिप है, जो ऑस्ट्रेलिया का नीचे तस्मानिया का भाग है, मेडागास्कर का भाग है, वहां पे स्ट्रिएशन मार्क्स मिल रहे हैं। और वैसे ही स्ट्रिएशन मार्क्स एंटार्क्टिका पर भी मिलते हैं। अब ये सब एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि कैसे होगा। तो दो विचार आएंगे इनके मन में। पहला विचार तो ये होगा कि विषुवतीय जलवायु हिम जलवायु बन जाती है, ध्रुवीय जलवायु बन जाती है, और जो ध्रुवीय जलवायु है वहां विषुवतीय जलवायु बन जाती है। या तो हम क्लाइमेटिक बेल्ट को रिवर्सल उसमें मान लें, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय स्थिति पृथ्वी और सूर्य का फिक्स्ड है, नियत है। विषुवत पर लंबवत किरणें पड़ेंगी और पड़ती रहेंगी।
तो विषुवतीय जलवायु कभी भी वहां नहीं हो सकता है 50 डिग्री पर जहां कोयला मिल रहा था। अब इसका एक ही अल्टरनेटिव, एक ही वैकल्पिक विश्लेषण है कि सभी महाद्वीपों को जोड़ दो और उसको साउथ की तरफ ड्रिफ्ट करके लाओ, तो जो आज का 50 डिग्री है वो विषुवत पे आ गया, और जो विषुवत का क्षेत्र है आज का, जहां हिमानीकृत चीजें मिल रही है, वो चला गया ध्रुवों की ओर, और जो स्ट्रिएशन मार्क्स है वो अंटार्कटिका में जाकर के सट गया। तो तीनों का एक्सप्लेनेशन, यानी चारों का एक्सप्लेनेशन तभी संभव है जब हम पैंजिया की अवस्थिति को कार्बोनिफेरस में माने। अब कार्बोनिफेरस में ही क्यों माना गया कि पैंजिया था? उसका कारण था, कार्बोनिफेरस हिमयुग है और हिमयुग के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। कोयला का फॉर्मेशन कब हुआ? कार्बोनिफेरस में, और कोयला का अवशेष मिल रहा है। तो कोयले की उत्पत्ति के आधार पर, हिमानीकृत अवशेषों के आधार पर, तो यही लगता है ना कि पैंजिया को साउथ में शिफ्ट करना पड़ेगा कार्बोनिफेरस में, है ना। तो यही आधार है वेगनर के सिद्धांत का। आपके समझ में आ गया होगा कि वेगनर ने इसी आधार पर अपने सिद्धांत को विकसित किया है और बाद में ये भूगर्भशास्त्री बनने लगे। अब वेगनर का आगे का भी कहानी सुनाते हैं आपको कि इन्होंने क्या माना, पैंजिया है, फिर पैंजिया का विखंडन माना, फिर पैंजिया के लॉरेशिया भाग को उत्तर की ओर ड्रिफ्ट करवाया, फिर बीच में टेथिस का वाइडनिंग कर दिया, फिर गोंडवाना लैंड को ड्रिफ्ट करवाया क्रिटेशियस में, तो वहां पर आल्प्स और हिमालय पर्वत बना दिया। टेथिस के अवसादों पर गोंडवाना लैंड ने दाब उत्पन्न किया, दोनों तरफ से टकराया तो पर्वत श्रेणी बना दिया, मैंने पहले ही बताया आपको। फिर उन्होंने माना कि रॉकीज इंडीज का निर्माण क्यों हुआ, तो रॉकीज इंडीज जब पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट कर रहे थे, ड्रिफ्ट का कारण मैंने आपको समझाया है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से अमेरिका का कॉन्टिनेंट ऊपर उठा और नीचे से पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर हुआ, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो निश्चित रूप से ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करेंगे पश्चिम की ओर। तो जब ये कॉन्टिनेंट पश्चिम की ओर ड्रिफ्ट कर रहे थे तो 3 घटनाएं घटी। पहला, अटलांटिक खुलने लगा। दूसरा, रॉकीज इंडीज का निर्माण उन पश्चिमी किनारों पर हुआ जहां पर घर्षण सबसे ज्यादा हो रहा था, सियाल और सीमा का घर्षण चल रहा है, तो अग्रभाग ऐसे मुड़ करके रॉकीज इंडीज बन रहा है, वेगनर ने ऐसा कहा। मध्य अटलांटिक कटक के विषय में इन्होंने कहा कि अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी भाग नहीं, जो पश्चिम भाग है, पीछे का भाग है, यानी पूर्वी तट जिसको आज आप कहते हो, तो ये पूर्वी तट में घर्षण जब सीमा ज्यादा देने लगा तो इसकी गति घटने लगी और टूट करके अलग हो गया। जो आज पानी में डूबा हुआ है वही मध्य महासागरीय कटक है, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक के रूप में मिलता है। वो वास्तव में अमेरिका का ही पीछे का टूटा हुआ भाग है इनके अनुसार। तो इनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया पूर्व कैसे चला गया, तो इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया छोटा टुकड़ा था और पृथ्वी के विषुवतीय क्षेत्र पर बल्ज है, उभार है ना, विषुवतीय क्षेत्र पे उभार है, तो छोटा टुकड़ा जब उभार पे ऊपर चढ़ने की कोशिश किया तो चढ़ के उधर नहीं जा पाया, ये चढ़ करके फिर लुढ़क गया और पूर्व की तरफ ड्रिफ्ट कर गया। ये कहानियां बहुत हास्यास्पद नजर आती हैं और है भी। ऑस्ट्रेलिया का ड्रिफ्ट इस तरह से नहीं होगा, लेकिन वेगनर ने जो समझाया, जो लिखा, उस पर बात की जा रही है। जापान और मेडागास्कर के उन्होंने कहा कि अपने बड़े कॉन्टिनेंट के बच्चे हैं। जैसे मेडागास्कर को देखोगे तो टूट करके अफ्रीका से ही अलग हो गया है, तो टूट करके जो आर्किपिलैगोस को इन्होंने महाद्वीपीय खंड का ही टूटा हुआ भाग माना। जैसे इंडोनेशिया है, जापान है, तो यूरेशिया से टूट करके अलग हो गया है। ड्रिफ्ट में उसका पेस इतना नहीं था तो पीछे रह गया है, इस तरह की बात करते हैं। उत्तर में जितना साइबेरियन माउंटेन है सबको वही घर्षण से, जैसे रॉकीज इंडीज की उत्पत्ति हुई, वैसे ही इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये देखो, इस तरह से इन्होंने, जो मैंने आपको लिखवाया है कि ही ट्राइड टू पेंट द फुल कैनवास विथ ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ ब्रश, ये बात बिल्कुल सत्य होती है ना। इनसे पूछा गया कि ज्वालामुखी कैसे हुआ, तो इन्होंने बताया कि घर्षण से हीट एनर्जी, हीट से मैग्मा, मैग्मा का विस्फोट, ज्वालामुखी हो गया, और जब घर्षण होगा तो चट्टानें टूटेंगे, टूटने से, भ्रंशन से भूकंप उत्पन्न होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी को स्थापित करना, पर्वतीय क्षेत्रों को महाद्वीपीय विस्थापन से जोड़ना, अटलांटिक महासागर का निर्माण, कटक का निर्माण,
आइलैंड आर्क्स का निर्माण, इन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया अपने थ्योरी में। हालांकि इसमें से 90% चीजें गलत निकली बाद में, लेकिन इन्होंने जिस भावना से और जिस क्रांतिकारी उद्देश्य से, जिस तरह से रखा इन्होंने फैक्ट को और जितने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, उससे कम से कम एक आंदोलन की तरह, एक मूवमेंट की तरह यह बात फैल गई। तो वेगनर का क्रेडिट इस बात के लिए है कि वो एक रेबेल है, वो एक मूवमेंट का लीडर है। उसने इतने प्रमाण दिए, और प्रमाणों के विषय में हम आगे भी बात करेंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई वेगनर की, अभी कहानी जारी है। थैंक यू। शायद समझ में आया होगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग को थोड़ी तकलीफ हुई होगी, 10 मिनट आप लोग परेशान हो गए होंगे। मेहनत तो मुझे दोबारा करना पड़ा। मुझे लगता है गलती से मैंने ही ना इस मशीन का एक बटन दबा दिया। ये जो बटन पीछे में है इसको मैंने दबा दिया, और मैं अब एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।